हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आपकी क्लास 12 का प्रीवियस ईयर पेपर ही है, जो सेशन 2022 से 23 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। तो इस वाले पेपर का अब तक हमने सेक्शन ए, बी, सी डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वो सेक्शन सी को डिस्कस करना है, जिसमें आपसे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? केस बेस्ड टाइप वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन डी को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखो, सबसे पहले कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड। केस बेस्ड मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे और वहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ो पैराग्राफ अपना कि क्वेश्चन नंबर है आपका ये 31। ठीक है, 30 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज टू टाइप ऑफ लिंकेजेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल दो तरह के लिंकेजेस दिखाता है। एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं प्राइमरी को? प्राइमरी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं सेकेंडरी को? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये वाली क्या होती है? प्राइमरी इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी आपको क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालते हो? मेटल को एक्स मानोगे, लिगेंड्स का चार्ज लिखोगे, देखोगे वो न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव, कैसे टाइप का वो लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे देखते हो कि मेटल के आसपास कितने लिगेंड्स उससे डायरेक्टली अटैच है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो आयनाइजेबल होती हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये नॉन आयनाइजेबल होती हैं और ये सेटिस्फाई होती है आइदर बाय द न्यूट्रल और बाय द नेगेटिव आयंस, और इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती है, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसीज डिसाइड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको बताएगी कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ना, उसका एक टॉपिक है। ठीक है, और ये वर्डनेस के पोस्टुलेट उन्होंने लिख रखे हैं आपको, जो पैरा में दे रखे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, आप लोगों को समझ नहीं आता, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगी पूरा का पूरा, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो कि इफ प्लेटिनम जो इसके साथ लगे हैं क्लोरीन डॉट टू अमोनिया डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। कह रहे हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रिएक्ट नहीं करता AgNO3 के साथ, तो क्या फॉर्मूला होएगा? देखो, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? प्लेटिनम अमोनिया 2 Cl2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है नॉन आयनाइजेबल। क्या होता है वो पार्ट? नॉन आयनाइजेबल। और जो बाहर आपके काउंटर आयंस होते हैं वो होते हैं आयनाइजेबल। अब अगर ये PtCl2 डॉट टू अमोनिया अगर रिएक्ट नहीं करता AgNO3 के साथ, तो इसका मतलब क्या होएगा कि कुछ भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ ना कुछ होता तो ये जरूर रिएक्ट करके आपको प्रेसिपिटेट्स देता। ठीक है, बट अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है, जो आपका कोऑर्डिनेशन ये स्फीयर है, इसी के अंदर सब कुछ लिखा है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊं, अगर सपोज करो मैं ऐसे लिखती, अगर आपको बोल के रखते कि आपके पास है PtCl2 डॉट कितना PtCl3 डॉट टू अमोनिया, ये बोलते, और ये रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ में और आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है, फॉर्मूला बता दो क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है देखो PtNH3 का 2 Cl2 और बाहर में लिखती एक Cl, क्योंकि फिर अगर ये AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता तो ये ना हमें प्रेसिपिटेट देता, व्हाइट PPT देता, कौन? AgCl। ठीक है, व्हाइट या येलो जो उसका कलर होता है प्रेसिपिटेट्स का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना, बट हमें यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिखाई दे रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है हर एक चीज किसके अंदर मिलेगी आपको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मिलेगी। बता दो बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आई इतनी बात समझ में? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सब कुछ है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ है तो वो ही रिएक्ट करेगा, वो ही प्रेसिपिटेशन को शो करेगा। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली तो फिर आपको ऐसे सवालों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? आप लिखोगे प्लेटिनम अमोनिया 2 Cl2, आप ये यहाँ पे लिख दोगे।
आई बात समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि हमने कर लिया। अब आप आ जाओ अपने सेकंड पार्ट पे। कह रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी बता दो कोबाल्ट, और क्या है ये, 3 है ईएन। ईएन क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जिसको आप कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो, CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, और ये डोनेट करता है ऐसे किसको? मेटल को। अब दो साइड है आपके पास, डोनेटिंग साइड, दैट्स वाई दिस इज योर बाइडेंटेट लिगेंड। इसीलिए ये आपको क्या होता है? बाइडेंटिक, या फिर आप उसको बोलते हो डाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी कितनी है? यहाँ पे 2 है। अब अगर एक की डेंटिसिटी 2 है तो आपके पास कितने ईएन है? कितने इथाइलिन डायमाइन है? 3 है। तो 2 into 3 इज 6। मतलब यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी या जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उसकी डेंटिसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाता है ना। अब यहाँ पे ये जो इथाइलिन डायमाइन है, क्योंकि बाइडेंटेट है इसलिए मैंने 2 लिखा into 3। सपोज करो अगर ऐसे होता कोबाल्ट वाटर का 4 3+ ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी होती? वाटर की डेंटिसिटी कितनी होती है? 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? क्योंकि डेंटिसिटी 1 है, 4 लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? 4 ही होता। बट यहाँ पे 6 क्यों हुआ है? क्योंकि इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेट, या मैं बोल रही हूँ डाइडेंटेट क्या है? लिगेंड है। आई इतनी बात समझ? बताओ, ठीक है। तो डेंटिसिटी भी आपको देखनी है, और साथ में देखने हैं कि कितने मेटल्स डायरेक्टली अटैच है किसके साथ में? लिगेंड्स के साथ में। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये आपने लिखा था क्या? ये बार बार मिट जाता है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हुआ ना कंप्लीट। अब आप आ जाओ अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पे आ जाओ कि राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। अब आप, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो हाँ मतलब सही आपसे पूछा था लेवल वाला। देखो क्या बोला है कि आयरन 3, मतलब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको दिखा दी वो कितनी दिखा दी है? +3। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो। अब क्या लिखा है? हेक्सासाइनिडो मींस आपके पास 6 साइनाइड है, और साथ में क्या है? फेरेट। फेरेट आप किसके लिए यूज करते हो? आयरन के लिए। मींस आयरन यहाँ पे क्या है? मेटल। और साइनाइड कितने हैं? 6 लिखा है ना, ठीक है। साइनाइडो क्यों लगाया? क्योंकि साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड में जैसे क्लोरीन में लगता है क्लोरिडो, साइनाइड में साइनाइडो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज और है समझने वाली थोड़ी सी, कि यहाँ पे इसको आयरन को उन्होंने लिखा फेरेट, 8 लगाया मेटल के नाम के साथ। तो मेटल के नाम के साथ 8 कब लगता है? जब लेफ्ट में कोई ना कोई काउंटर आयन बैठा रहता है। क्योंकि अगर लेफ्ट में कोई काउंटर आयन होगा तो वो क्या करेगा? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, ठीक है। और जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के नाम के साथ क्या आएगा? 8। क्या आएगा? 8। इसको आप ऐसे भी समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर लेफ्ट में काउंटर आयन होगा तो क्या होगा? मेटल के नाम के साथ 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में काउंटर आयन होगा, और अगर राइट में काउंटर आयन होगा तो मेटल का नाम ऐसा कैसे ही रहेगा जैसा वो है। कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं बनेगा, ठीक है। क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमेट नहीं बनेगा। आई इतनी बात समझ में? ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इतनी बात समझ ली और इसको लिख लेना एक नोट डाल के अपनी कॉपी में, चांद तारे सितारे सब बना लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, चलो भाई इसके आयरन के ऊपर आ गया +3 चार्ज। इन्होंने बोला था, ये फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, इन्होंने बोला था। अब इन्होंने बोला कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर होती है? लिगेंड्स के तो होती नहीं, मेटल की होती है, और मेटल है मेरा यहाँ पे कौन? आयरन। अब आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कब आएगी? देखो कब आएगी और कैसे आएगी ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सबसे पहले मेटल को मान लो X प्लस। साइनाइड होता है एक नेगेटिव लिगेंड जिसके ऊपर होता है -1 चार्ज, तो -1 into 6 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कितना चार्ज लू कि मेरे X की वैल्यू कितनी आ जाए? +2। तो आप यहाँ पे क्या ले लो? -4 ले लो। अगर -4 ले लोगे तो देखो X -6 इक्वल टू -4, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने कितना ले लिया? -4। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को आयरन को किस में लेके आना था? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लेके आना था। बताओ इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई है क्या?
जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, यहाँ पे +2 है टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 कब आएगी? जब यहाँ पे मैं -4 लिखूंगी। अगर सपोज आप लोग बोलो कि आप -3 लिख दो, तो अगर मैं -3 लिखूं तो x - 6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू +3 आएगी। फिर आयरन कितना आएगा? +3। बोला कितना है आपको? +2, तो आपको -4 ही लिखना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, बताओ इतनी बात समझ आई क्या? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो, आयरन जो है और एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स। आयरन के ऊपर कितना है? +3, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है? -4। तो लिखने का तरीका क्या होता है? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? Fe4 FeCN का 6 ओवरऑल कितना है? 3। तो आपको इसको ऐसे लिखे, फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे भी रहने दो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे कर दो तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा भी था, जल्दी बताओ किसका फॉर्मूला होता है ये? कैसा कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का? प्रूशियन ब्लू। कैसा होता है? प्रूशियन ब्लू कलर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? और किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको यूज करते थे? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, आई ना बात समझ में? एनसीईआरटी में लिखी थी ना ये सब। प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वहां पे आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर सबकी दिखा रखी थी। बोलो, है कुछ थोड़ा बहुत याद? तो सब साफ हो गया 11th के साथ साथ? बता दो जल्दी। ठीक है, आई बात इतनी समझ? तो लिख दो आप यहां से क्या कि Fe4 FeCN का 6 होल थ्राइस। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है? प्रूशियन ब्लू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या पता डायरेक्टली कलर ही पूछ ले। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब इसके आप ना जो ये क्या बोलते हैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लो। चलो, अरे सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो आप जब तक मैं। देखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको रूल्स पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है सबसे पहले? अगर आप इसका नामकरण करोगे तो सबसे पहले ना लीगेंड देख लो। आपके पास यहाँ पे 2 लीगेंड है, एक है NH3 जिसको हम वैसे अमोनिया बोलते हैं, बट ये एक न्यूट्रल लीगेंड है जिसका नाम क्या है? अमीन। क्या बोलते हैं? अमीन। एक है आपके पास क्या? Cl क्लोरीन, जो कि ये भी एक नेगेटिव लीगेंड है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, ए वाला पहले आता है या सी वाला? तो ए पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कितने हैं? NH3 5, तो हम क्या लिखेंगे? 5 को लिखते हैं पेंटा। पेंटा अमीन, ये वाला अमीन लिखना है ऐसे, पेंटा अमीन। उसके बाद एक क्लोरीन, उसको लिखते हैं क्लोरिडो, पेंटा अमीन क्लोरिडो। उसके बाद मेटल का नाम, मेटल क्या है? कोबाल्ट। 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट में कोई काउंटर आयन नहीं है, बस राइट में है, और राइट में हम मेटल के साथ 8 नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो आप लोग, कितनी होगी? यहाँ से देखो, कोबाल्ट को कितना मान लो? X। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसके ऊपर रहते हैं 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, इक्वल टू, टोटल में कितना लिखूं? देखो टोटल आप इतना लिखो, आपका एक तरीका होता है इसको लिखने का, CO अमोनिया का 5 Cl। ठीक है, बाहर ये जो है ना काउंटर आयंस Cl2, ये कैसे टूटेंगे? Cl2 देखो कैसे टूटते हैं। Cl2 को आप लिखोगे 2Cl नेगेटिव, एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव, तो यहाँ पे कितनी है? 2, तो 2Cl नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना आ जाएगा? ओवरऑल 2 पॉजिटिव। बता दो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूं? ओवरऑल 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ओवरऑल 2 पॉजिटिव बना तो x की वैल्यू कितनी आई? बताओ जल्दी से बता दो, x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से x की वैल्यू आई मेरे पास +3, क्योंकि ये -1 इधर जाके क्या हो गया? प्लस, तो 3 लिख दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है? Cl2, जिसको हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, बाहर काउंटर आयंस को नंबर नहीं देना, ड्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा, वो अंडरस्टूड है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसी को कैलकुलेट करके आई है। ठीक है, तो उसको आपको नंबर नहीं देना। तो पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आई इतनी बात समझ में? तो ये है इसका नामकरण, मैं बोलूं या फिर बोलूं आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, आई इतनी बात समझ? तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हमने कर लिया है कंप्लीट, थर्ड पार्ट है ना।
अब उसके बाद आप आ जाओ इस वाले पार्ट पे, और कि आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है और मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है। क्या है? टेट्रासाइनिडो निकल 2, ठीक है, टेट्रासाइनिडो निकल 2, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी लिखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपना ये जो मेटल दे रखा है इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे? फिर से मेटल को कितना मान लो x, Cn के ऊपर कितना होता है -1 चार्ज, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -2, तो x -4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई +2। मतलब कि जो निकल है वो किस में बैठा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3d8 4s2, बट क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ जाएंगे हवा में, और 3d8 4s0 ये आपके पास आ जाएगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात बता दो, समझ आ गई है क्या? ठीक है। उसके बाद साइनाइड क्या है? साइनाइड है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखो ऐसे, क्योंकि 3D में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस टाइम पे क्या होती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो पेयरिंग कर दो 2 4 6 8 हो गया इतना। तो 3D के बाद क्या आता है 4s एंड 4p, 4s में एक डब्बा 4p में 3 डब्बे। आई इतनी बात समझ बता दो। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, अब आपके पास क्या है साइनाइड, ठीक है। तो कितने हैं 4, तो 4 डब्बे उठा लो 1 2 3 4, तो एक डी यूज करा हमने, एक एस और 2 पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई DsP2। क्या ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से DsP2 आ गई। तो DsP2 क्या होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अगर ज्योमेट्री पूछते तो ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मत लिख देना, टेट्राहेड्रल होता है sp3, ठीक है। फिर कैसा कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और साथ में लो स्पिन भी है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है बताओ, एक भी अनपेयर्ड है क्या? नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड में है। तो कैसा है ये डायमैग्नेटिक है। कैसा है डायमैग्नेटिक है। इतनी बात बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? ठीक है। एक ऐसा सवाल हर बार पूछते हैं तो अपना कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। इनर ऑर्बिटल है, आउटर है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, फिर उनकी मर्जी है, ठीक है। आई इतनी बात समझ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 31 था सेक्शन डी का केस बेस्ड टाइप, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके थे कितने पार्ट? 3 पार्ट थे, बट 4 सवाल थे, 4 के 4 हमने कर लिए। आप आज अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो कि लास्ट है सेक्शन के अंदर, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप के, ठीक है। अब देखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंसर्न विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन का कम होना टाइम के साथ साथ, या फिर मैं बोलूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना टाइम के साथ साथ। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम होना, घटना, डिक्रीज होना टाइम के साथ साथ, या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का बढ़ना टाइम के साथ साथ, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जिसको आप कैसे भी दिखाते हो कि अगर आपके पास ये हम R से P की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की टाइप, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके टाइप ये रिएक्शन है R से P, तो रिएक्टेंट का घटना मीन्स dR/dt और प्रोडक्ट का बढ़ना इज dP/dt। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही कंसंट्रेशन कम होगी या फिर बढ़ेगी रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। माइनस साइन दिखाता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट वाला ये जो साइन है ये दिखाता है कि प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया हल्का सा बस इसके बारे में कि कैसे आप इसको डिफाइन करते हो। उसके बाद इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एवरेज रेट ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप छोटे से इंटरवल के लिए रेट को डिफाइन करते हो तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और अगर एवरेज रेट निकालते हो तो फिर आप उसके लिए लार्ज इंटरवल एक लंबे टाइम के बाद करते हो। मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की वो आप देते हो रेट लॉ से, जिसको आप ऐसे भी दिखाते हो R इक्वल टू K इंटू A की पावर N। अगर आपके पास क्या होता है रेट A से अगर आप P की तरफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो आप उसको ऐसे दिखाते हो रेट लॉ से, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट लॉ और इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को या तो आप रेट लॉ से बता सकते हो या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। वैसे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है जिसको आप देख के नहीं बता सकते। कुछ ही रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी है जो कि एनसीईआरटी में है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। आपका फिर जितना भी ये रेडियोएक्टिव डिके होते हैं सारी फर्स्ट ऑर्डर की होती है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 N2O ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है, ठीक है। तो आपको जो एनसीईआरटी में दे रखी है बस वो याद रखनी है। अदरवाइज बिना किसी कंसंट्रेशन के, बिना डेटा के आप रेट को, मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ठीक है, ना कि थ्योरेटिकल। मोलिकुलैरिटी ऐसी होती है कि आप उसको देख के बता दोगे कि इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन की कितनी मोलिकुलैरिटी है, ठीक है। आई बात समझ? बता दो जल्दी जल्दी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? अब उसके बाद देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। 1 नंबर का सवाल है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज होना किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। तो लिखो, कैसे लिखोगे? लिखो जल्दी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 फैक्टर्स लिखो जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? एक तो कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कितनी है, एक तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है, दूसरा वहां पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है, सरफेस एरिया कितना है, कैटलिस्ट क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। बट आपको यहाँ पे कितने बताने थे? 2। तो जो आपको 2 अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। फिर क्या होगा? टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे दिखाओगे कि R इक्वल टू के इंटू ए की पावर n, और क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो R इक्वल टू के, n की वैल्यू कितनी है? 0, और किसी की भी पावर 0 इज 1, तो R किसके बराबर आ गया? k के, ठीक है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। वो किसके इक्वल है? वो है रेट कांस्टेंट के इक्वल। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? कांस्टेंट। तो रेट किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के। आई इतनी बात समझ? अब क्या यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप याद रखोगे जीरो फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखो अपना ऐसे याद रख लेना कि एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। देखो ये होता है कि कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस का n सेकंड का इनवर्स, ये आप एक को एक फॉर्मूला याद रख लेना है। रख लिया। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी तो है, जिसको हम क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। लिख दिया कंसंट्रेशन को मैंने मोल लीटर इनवर्स, और उसकी पावर 1/n सेकंड का इनवर्स। अब आप इसको खोल दो तो मोल 1 माइनस का n, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगी, और लीटर का इनवर्स है, जब उसकी मल्टीप्लाई 1/n में होगी तो क्या आ जाएगा? लीटर n माइनस का 1 सेकंड का इनवर्स। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट वो ये रखना है। रख लिया ये याद? अब आपसे सपोज पूछा कि जीरो ऑर्डर के लिए बता दो, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू तो कितनी हो गई? 0। रखो इस वाले फॉर्मूले में। तो मोल 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 -1 सेकंड का इनवर्स। तो बताओ यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने, देखना। देखो यही है क्या? कहाँ गया फॉर्मूला? अच्छा मैंने तो अभी कर दिया। हाँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये होता है। तो यही तो आया जीरो ऑर्डर के लिए। अब आपसे सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लेते हैं। आप बोलोगे आप तो रट के आई हो, जीरो का फर्स्ट का बता दो। लो भाई फर्स्ट का सुन लो। n की वैल्यू कितनी रख दो? 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो मोल की पावर 0, लीटर में n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, फिर लीटर भी 0, सेकेंड इनवर्स एज इट इज 0 0 1, तो खाली कितना बचा?
सेकंड इनवर्स। तो ये कितना है, किसके लिए आया, फर्स्ट ऑर्डर के। ऐसे ही आप सेकंड के लिए निकाल लेते। अब बोलोगे आप सेकंड का भी निकालो, आपने इसका भी रट रखा था, है ना। तो चलो, मोल 1 माइनस एन, 1 में से 2 गया, -1, n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए ही होता है। तो अब ये आपसे किसी भी ऑर्डर का पूछ सकते हैं, आपको तो कुछ नहीं जाना, आपने तो ये फॉर्मूला अपना भाई रट लिया अच्छे से, ये वाला, ठीक है। ये आपने लिख लिया, रट लिया। अब आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत कि जीरो का क्या है, फर्स्ट का क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूला आता है, हम उसके अंदर वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर चिपका देंगे, ठीक है। हुआ इतना क्लियर। तो ये था आपका यूनिट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। चलो अब और वाले सवाल भी करो कि फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट प्लस 2K से P प्लस 2Q से प्रोडक्ट्स। मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही कुछ, है ना, बोलने में। तो P प्लस 2Q क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। हमें इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि काम की बात ये है कि आप ऑर्डर निकाल दो रिएक्शन का। तो ऑर्डर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है कि P का ऑर्डर है हाफ, Q का है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो निकालो हाफ प्लस 1 कितना होता है, कितना होता है हाफ प्लस 1, 3/2। अब भाई ये मत कहना कि मुझे, हमें ये भी नहीं आता, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे जो बायो वाले हैं वो ऐसा पाप करेंगे, बोलेंगे कि हमें नहीं आता। तो नहीं आता तो देखो, 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2/2 कितना हो गया, 3/2, जिसको आप लिखते हो 1.5। 3/2 को क्या लिखते हो, 1.5 ही तो लिखते हो। तो बस कितना ऑर्डर आया, 1.5 लिख दो, बात खत्म, ठीक है। एक कैलकुलेशन सुधार लो आप अपनी, आप लोगों की ना कैलकुलेशन, जो बायो वाले होते हैं वो तो इसी, उनका तो बस एक ही होता है कि हम तो बायो के हैं, हमें तो नहीं पता, पर आपने 10 तक तो पढ़ा था ना, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, ये आपको ना बोर्ड्स में किसी को पता आप बायो के हो किसके हो, आपको तो वहां पे सवाल अपना करके आना है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि डिफाइन कर दो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को विद एन एग्जांपल। सूडो का मतलब होता है कोई चीज एक तरीके से, मतलब वो रियल नहीं होती बट बिहेव करती है रियल होने की तरह, ठीक है। आई बात समझ में, उसको बोलते हैं हम सूडो। तो सूडो क्या होता है, वो रिएक्शन जो अपीयर्स टू बी हायर ऑर्डर रिएक्शन बट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो रिएक्शन जो आपको लगता तो ऐसे है कि वो हायर ऑर्डर की रिएक्शन है, बट वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह, उनको बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने, सूडो का मतलब होता है किसी की मतलब कोई चीज रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, वो बिहेव करता है किसी की तरह, है ना, बिहेव करता है, उसको बोलते हैं सूडो। तो हायर ऑर्डर की रिएक्शंस, या मैं बोलूँ कि वो रिएक्शंस जो हमें लगती हैं कि वो हायर ऑर्डर्स की हैं, या वो हायर ऑर्डर की होती भी हैं, बट एक्चुअली में वो बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह, उन रिएक्शंस को ही बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात आई समझ में। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, लिख लो अंग्रेजी में सुंदर सुंदर, a reaction that appears to be higher order, but actually में वो होती क्या है, but actually they behave like a first order, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आपको इसका एग्जांपल भी बताना है। अब आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे, सूडो लिख के और आ जाओगे, फिर नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। तो नंबर पूरे चाहिए तो एग्जांपल भी चिपका के आओ। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किसका हाइड्रोलिसिस, एस्टर का, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। किसका इन्वर्जन, केन शुगर का, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी, जो आपके को याद आएंगे उसको लिख देना। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, देखो, और क्या समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये होती क्यों है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ये होती क्यों है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का, इसमें आप एस्टर ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं एस्टर का H प्लस के साथ, तो यहां से हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, और प्लस क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, जो कि क्या होगा, एथेनॉल, ठीक है। अब होगा क्या, देखो कि जब टाइम 0 होगा तो टाइम 0 पे तो कोई रिएक्शन चालू नहीं होती। टाइम 0 का मतलब क्या है, हमने रिएक्शन अभी अपनी चालू नहीं की, वो एज इट इज ही है, ठीक है। तो जब टाइम 0 था, इसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो थी 0.01, ठीक है।
इतने थे, या मैं बोलूं कि इनिशियल इसके पास जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 0.01, ये मान लो। वाटर के जो थे मोल्स वो कितने थे, 10 मोल्स थे, इसके थे इतने। प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना भी नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम जब 0 है तो रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, तो रिएक्टेंट ही तो है, प्रोडक्ट कहां से बना, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, जब कुछ टाइम बीतेगा, कुछ टाइम सपोज कर लो टी, वो टी आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितना भी लगा लो, मतलब जब रिएक्शन हमारी चालू हुई तो रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना शुरू करा, तो रिएक्टेंट के 0.01 मोल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के 0.01 मोल के साथ। ऐसे ही होता है, एस्टर के 0.01 मोल रिएक्ट करेंगे इस वाटर के 0.01 मोल के साथ। तो ये तो हो गई खत्म। लेकिन इसमें 10 में से कितने मोल ने रिएक्ट करा, 0.01 ने, तो वाटर के कितने मोल्स बचे, 9.9। तो इसके कितने बचे, 0, ये तो हो गए खत्म। वाटर के कितने बचे, 9.9, ये कितने बने, जितना इन्होंने रिएक्ट करा, 0.1, 0.01। इतनी बात आई समझ में। तो आप ये देखो कि इस रिएक्शन के दौरान जो वाटर है वो लगभग कांस्टेंट ही है। पहले वो कितना था, देखो शुरू में 10 था, अब है वो 9.9, और सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स के हिसाब से, सिग्निफिकेंट के जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से 9.9 को हम 10 ही तो लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो वाटर की कंसेंट्रेशन है, मैं बोलूँ कि जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है, वो पहले भी 10 थे, वो आज भी 10 ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेट लो को डिफाइन करूँ तो कैसे लिखूंगी कि जो रेट होगा वो बस किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, एस्टर के, किसके, एस्टर के, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, वाटर है, वो तो क्या है, कांस्टेंट ही है, इसीलिए ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि ये जो कंसेंट्रेशन है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये तो क्या है, रिएक्शन में थ्रू आउट द रिएक्शन ये कांस्टेंट ही है। तो जब ये कांस्टेंट ही है तो रेट के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो रिएक्शन हायर ऑर्डर की होते हुए भी कैसे बिहेव करेगी, एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए हमने इसको बोला है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी एक कंसेंट्रेशन इतनी हाई है कि वो चेंज ही नहीं हो रही, या वो दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें चेंज हो भी रही है तो हमें वो लगभग कांस्टेंट ही दिखाई दे रही है। इनको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ी होगी। अगर पल्ले पड़ी है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर शेयर भी कर दो, ठीक है। ऑडियंस बढ़ाना है आप लोगों के हाथ में, अब वो मैं देखूंगी कि आप लोग कितनी जल्दी बढ़ाते हो या क्या करते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं सेक्शन सी के साथ, जो कि खत्म हो जाएगा लगभग आपका ये वाला पेपर 2022 वाला। उसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपका ना एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें 20-20 एमसीक्यू हमारे एक चैप्टर से करेंगे, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं हम उनको भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।